नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे एलडीसी के से संबंधित जो डिपार्टमेंट अलॉटमेंट है और काउंसलिंग है और इस पर रिट वगैरह जो लगाने की बात चल रही है उसके बारे में। तो सर्वप्रथम आपको बता देना चाहता हूँ कि जो रिवाइज लिस्ट थी वो रिवाइज नहीं होकर उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट को हटाकर और जिस कैटेगरी में कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है वो कैटेगरी ऐड करके दोबारा अपलोड कर दी गई है। तो इससे सभी को पहले वाला डिपार्टमेंट मिल गया है दोस्तों। इसके साथ ही डिपार्टमेंट की जो लिस्टें हैं, दिशा निर्देश हैं दोस्तों, वो वायरल होने लगे हैं। कुछ ही दिन में आपको के पास ईमेल और फ़ोन आ जाएंगे कि आपकी इस तारीख को काउंसलिंग है और ऑफिशियल साइट पर आप अपनी काउंसलिंग का शेड्यूल देख सकते हैं। तो आप ये आपके सामने देख सकते हैं अभियोजन विभाग का है, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं एआरडी के द्वारा कि इन इंस्ट्रक्शन के आधार पर ही, निर्देशों के आधार पर ही अभ्यर्थी को नियुक्ति दी जाए। ये निर्देश आपको अपनी जो ऑफिशियल साइट पर जो नोटिफिकेशन अपलोड होगा उसके अंदर भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ कि आप अभी कोई भी मेडिकल या कोई भी जो भी एफिडेविट है और मेडिकल सर्टिफिकेट, एफिडेविट या पुलिस वेरिफिकेशन है वो अभी ना बनवाएं, क्योंकि हो सकता है बाद में डिपार्टमेंट खुद करवा सक ले या मान लो इसकी ज़रूरत भी ना पड़े। तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही ये चीज़ें आप बनवाएं उन निर्देशों के आधार पर। दूसरी बात ये है कि यदि आपके पास बनवाने को कहा जाए फॉर्मेट नहीं है तो आप जो कोर्ट में जो बैठते हैं स्टाम्प बनाने वाले, वो अपने आप आपको बना कर दे देंगे, ज़्यादा परेशान न हो। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं इंट्रैक्शन की। तो इंट्रैक्शंस यानी जो दिशा निर्देश हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर दो फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के प्रावधानों के अनुसार आपकी नियुक्ति की जाएगी। और इसके बाद आगे चलिए तो दोस्तों आगे लिखा हुआ है कि मूल आवेदन पत्र उनकी निजी पत्रावली में रखे जाने हेतु संलग्न कर भेजे जा रहे हैं। यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर दिए गए थे वो आपके डिपार्टमेंट में भिजवा दिए गए हैं। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है ये दोस्तों, इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो आपके शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र हैं और प्रशैक्षणिक योग्यता जैसे कंप्यूटर वगैरह से संबंधित प्रमाण पत्र हैं या आयु छूट से संबंधित हैं या कैटेगरी से संबंधित हैं, वो सभी दस्तावेज प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जाएं। तो ये डिपार्टमेंट के लिए है। और इसके अलावा ओबीसी एमबीसी वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत जारी किया गया हो। यानी कि ये जो दिशा निर्देश हैं ये डिपार्टमेंट को दिए गए हैं कि आप कैंडिडेट से उनकी कैटेगरी के अनुसार आयु में छूट लेना चाहते हैं या नहीं लेना, ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उसके अनुसार उनकी कैटेगरी चेक कर लें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर लें। इनसे संबंधित ये दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा जो ये अगला जो पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट है 5 नंबर का पॉइंट है। तो यह है अभ्यर्थी के नाम, उपनाम, विवाह संबंधी शपथ पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं संतान संबंधी शपथ पत्र निर्धारित प्रोफार्मा में पूर्ति करावें। यानी कि आपके ज्वाइनिंग के टाइम पर ये आपको प्रमाण पत्र बनवाने होंगे। और इसके अलावा जो 7 नंबर का पॉइंट है वो है स्वास्थ्य परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन नियमानुसार अपने स्तर से करवाया जाना सुनिश्चित करें। यानी कि इसके अंदर लिखा गया है कि अपने हिसाब से डिपार्टमेंट करवा ले। इसके अलावा 8वां नंबर का जो है वो है आपके विभाग द्वारा प्रार्थी के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी करने के बाद यदि प्रार्थी नियमानुसार नियत अवधि में कार्य ग्रहण नहीं करता है, यानी कि आपको टाइम दिया जाएगा कुछ दिन का ज्वाइनिंग करने का, उस टाइम में यदि आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आपकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है दोस्तों, तो अगला पॉइंट के अंदर ये एमबीसी के बारे में दे रखा है। और किसी अभ्यर्थी 9वां पॉइंट जो है वह किसी अभ्यर्थी के संबंध में कोई भी नियम संबंधी स्पष्टीकरण। तो इस नियम के स्पष्टीकरण के लिए इन्होंने यहाँ पर कुछ नियम दे रखे हैं, उन नियमों के अनुसार विभाग को चलना होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको ये लास्ट वाले 13वें नंबर के पॉइंट में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको पढ़कर बता देता हूँ।
इसमें लिखा गया है कि आवंटित अभ्यर्थियों के संबंध में नियुक्ति अधिकारी के स्तर से प्रथम नियुक्ति का जिले में स्थान जैसी भी स्थिति हो के संबंध में पृथक से परिपत्र जारी किया जा रहा है तथा निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र के अनुसार ही इन पर्सन काउंसलिंग के माध्यम से प्रथम नियुक्ति या जिले में स्थान का निर्धारण वर्तमान में जारी लॉकडाउन के कारण अभ्यर्थियों को होने वाली असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अपने स्तर पर संपन्न कर अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी करें। तो ये तो जो वायरल हो रहे हैं उसके हैं, लेकिन ये अभी ऑफिशियल साइट पर नहीं आए हैं। ऑफिशियल साइट पर आएंगे तो कैंडिडेट का नाम और ये इंस्ट्रक्शन साथ होंगे। इसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन जो आज आया है 18 मई को एआरडी की साइट पर, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो एआरडी की साइट पर आज ये नोटिफिकेशन आया है, आप देख सकते हैं। इसकी डेट है 18 मई 2020। तो इसके अंदर लिखा गया है कि दोस्तों किस प्रकार से आपकी काउंसलिंग की जानी है। तो इसके अंदर लिखा गया है कि नियुक्ति प्राधिक अधिकारी द्वारा काउंसलिंग की कार्रवाई में आवंटित अभ्यर्थियों में से सर्वप्रथम यानी कि किसको वरीयता दी जाएगी उसके संबंध में ये पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, जिसके अंदर दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला से तात्पर्य है कि जो अनमेरिड हैं या विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, वो एकल महिला है। भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी प्रकरण के अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम से उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। इसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। शेष अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम में यानी कि सबसे पहले जो 1 नंबर पॉइंट के अंदर दे रखे हैं उनको सबसे पहले बुलाया जाएगा। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है या शेष अभ्यर्थियों को उनके बाद में बुलाया जाएगा। इसके बाद चलते हैं तीसरे नंबर पॉइंट पर। तो तीसरा नंबर जो पॉइंट है वो ये है कि दोस्तों पति पत्नी, यदि कोई पति पत्नी एलडीसी बना है तो उसको एक ही ज़िले में सीटें आवंटित कर दी जाए, और यदि किसी लड़की का पति पहले से जॉब में लगा हुआ है तो उस ज़िले में खाली पोस्ट देखकर उसको वहाँ पर भी पोस्टिंग दी जा सकती है। इसके अलावा 4 नंबर का जो पॉइंट है वो भी दोस्तों इसी प्रकार से है। ये है अभ्यर्थी संयुक्त परिवार का आश्रित हो या अभ्यर्थी के माता पिता या पति पत्नी असाध्य रोग से ग्रस्त हों, अन्य किसी अपरिहार्य मानवीय परिस्थितिवश अभ्यर्थी को किसी जिले में स्थान में रहना अनिवार्य हो तो रिक्त पद उपलब्ध होने पर नियुक्ति अधिकारी ऐसे अभ्यर्थी को तथ्यों की पुष्टि कर, इसका मतलब है कि किसी के माता पिता यदि बीमार हैं या असाध्य रोग हो रहा है तो यदि वो अभ्यर्थी डिपार्टमेंट वालों को इसके बारे में जानकारी देता है और डिपार्टमेंट वालों को पुष्टि हो जाती है कि ये जानकारी सही है, तो उसको उस कैंडिडेट के बताए अनुसार जिला दे सकते हैं। इसके अलावा जो दोस्तों ये इंटरेक्शन है ये सभी काउंसलिंग से संबंधित हैं। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिट के बारे में, तो दोस्तों रिट लगाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जो रिट लगाएंगे उनकी काउंसलिंग और ज्वाइनिंग रोक दी जाएगी। और यदि रिट लगती भी है तो कोर्ट एआरडी को कहेगा, और एआरडी ने पहले से ही आपको परिवेदना का ऑप्शन दे दिया गया है, तो मामला वहीं पर खारिज हो जाएगा। दोस्तों ये कुछ कैंडिडेटों के द्वारा या कुछ जो एजेंट बने हुए हैं वकीलों के, उनके द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है ताकि पैसे इकट्ठे किए जा सकें, ताकि भर्ती को अटकाया जा सके और पैसे ऐंठे जा सके। तो आप उनके चक्कर में ना पड़ें, रिट ना लगाएं। यदि आपको कुछ चेंज करवाना है तो पहले ज्वाइनिंग लें, उसके बाद में ही रिट या कोर्ट में जाएं, या परिवेदना भी आप लगाकर अपना ज़िला चेंज करवा सकते हैं, या डिपार्टमेंट आपके साथ जो भी गलती हुई है वो आप चेंज करवा सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।